देने की जगह बड़ी ही सहजता से अपना बचाव कर रहा है, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे सब कुछ समझ आने लगा। प्रहार के मामले में उरूमी शलभ से थोड़ा ज्यादा कुशल था, लेकिन रफ्तार के मामले में वह शलभ से थोड़ा पीछे था। प्रहार में रफ्तार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए उरूमी शलभ पर प्रहार करने की जगह सिर्फ बचाव की रणनीति अपना रहा था। हाँ, बीच बीच में वह अपनी तलवार से हल्के प्रहार करके शलभ को अपने ज्यादा करीब आने से भी रोक रहा था। लेकिन यह उसके प्रहार नहीं, बल्कि उसके बचाव के रणनीति का ही हिस्सा थे। वह जानता था कि अगर उसने बिना सोचे समझे हमला किया, तो शलभ को उस पर प्रहार करने और उसे मात देने का एक सुनहरा अवसर मिल जाएगा। तो उरूमी ने इसके लिए पहले ही अपने आप को तैयार कर लिया था। अगर ऐसा चलता रहा, तो निश्चित रूप से वह काफी लंबे समय तक टिक सकता है। जीत भले ही ना मिले, लेकिन हारेगा भी नहीं। आकर्ष ने अपने आप से कहा। इधर जब शलभ ने देखा कि उरूमी बस उसके प्रहार को रोक रहा है लेकिन अपनी तरफ से कोई प्रहार नहीं कह रहा है, तो उसका चेहरा क्रोध और नाराजगी से भर गया। उसने गुस्से में उरूमी पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम बस इसी तरह अपना बचाव करते रहोगे या मुझ पर प्रहार भी करोगे? ये मत कहना कि तुम्हें प्रहार करने से भी डर लग रहा है। उसके शब्दों से स्पष्ट हो गया था कि वह उरूमी को उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उरूमी पर उसके शब्दों का कोई भी असर नहीं पड़ा। वह पहले की भांति बिल्कुल शांत, स्थिर और सौम्य बना रहा। प्रतिद्वंदी को इतना शांत देख शल का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गया और अब उसका धैर्य जवाब देने लगा। कई मिनटों तक इंतजार करने के बाद भी उसे जब उरू की तरफ से कोई भी आक्रामक प्रहार देखने को नहीं मिला, तो शल खुद और ज्यादा आक्रामक हो गया तथा और भी उग्रता के साथ प्रहार करने लगा। उसके प्रहार काफी शक्तिशाली थे, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा खींच रहे थे। अगर वह यूं ही अपनी ऊर्जा बर्बाद करता रहा, तो यह मुकाबला बराबरी का हो जाएगा और उसे फिर बाहर कर दिया जाएगा। थोड़ी देर तक इसी तरह प्रहार करने के बाद जब शलभ को कमजोरी महसूस होने लगी, केवल तब जाकर उसे समझ में आया कि असल में उरूमी क्या करना चाह रहा था। वह शुरुआत से अपनी ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा था, ताकि सिर्फ शलभ ही अपनी ऊर्जा खर्च करता रहे और थक जाए। इस स्थिति का फायदा उठाकर उरूमी उसे आसानी से हरा सकता था। मुकाबले का परिणाम तब तक नहीं निकल सकता था जब तक कि शलभ या उरूमी से कोई एक हार न मान ले। मामले को गंभीरता से लेते हुए शलभ ने अब अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल किया और हर दिशा से उरूमी पर प्रहार करने की कोशिश की। अब की बार वो बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। उरूमी रफ्तार के मामले में भले ही शलभ से पीछे था, लेकिन उसकी तलवार उसको बचाने में सक्षम थी। इसलिए शलभ जिस भी दिशा से प्रहार कर रहा था, उरूमी अपनी तलवार से उसके प्रत्येक प्रहार को आसानी से रोक पा रहा था। यह मुकाबला भी अब कुछ ऐसा हो गया था जैसे सूर्य केतु और शलभ का मुकाबला था। उरूमी का तलवार का बल भले ही उसकी खुद की गति ना बढ़ाए, लेकिन उसकी तलवार की गति बढ़ा सकता था। इसी का फायदा उठाकर उरू ने अपनी तलवार की रफ्तार तेज की और बहुत जल्द शल की रफ्तार के बराबर पहुंच गया। मुकाबला इस बार भी लगभग आधे घंटे तक चला और आखिर में दोनों को ही विजेता घोषित कर दिया गया, लेकिन किसी को भी कोई अंक नहीं दिया गया। उरू ने इस स्थिति के लिए पहले ही शब्द शर्तेल दी थी। इस वजह आखिरी का स्थान उरू था। शल के सपने एक बार फिर चूर चूर हो गए। इस बार राजा ने अपनी तरफ से एक हल्की सी प्रतिक्रिया दी। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। अपने पिता को नाराज देख शलभ का शरीर कांप उठा। वह साफ अनुमान लगा सकता था कि आज वापस महल में लौटने के बाद उसकी हालत क्या होने वाली है। निश्चित रूप से उसके पिता उस पर गुस्सा होने वाले हैं। आखिरकार उसने दो दो बार शाही परिवार का अपमान करवाया था। तुम पांचों योद्धा ठीक 3 दिन बाद महल में आ जाना। उसके बाद हम सीधे माया साम्राज्य के लिए निकलेंगे। राजा ने पांचों उत्कृष्ट योद्धाओं की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर पांचों योद्धाओं ने अपना सर सहमति में हिला दिया। इसके बाद राजा ने विभाग प्रमुख भास्कर की तरफ देखा तथा बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, विभाग प्रमुख भास्कर, अब मुझे भी जाने की आज्ञा दें। अपना ध्यान रखिएगा महाराज। विभाग प्रमुख भास्कर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए कहा। राजा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर अपने महल के भीतर चले गए। उनके जाने के बाद प्रतियोगिता भी समाप्त हो गई। शलभ भी अपना मायूस सा चेहरा झुकाए हुए महल की तरफ चल पड़ा और बहुत जल्द लोगों की आंखों से ओझल हो गया। वह अपना आत्मविश्वास इस कदर खो चुका था कि उसने मुड़कर एक बार अपने प्यार यानी कि सुप्रिया की तरफ भी नहीं देखा।
इसके बाद लोग भी एक एक करके वहां से जाने लगे। जब आकर्ष शाही महल से बाहर निकलने लगा तो उसने महसूस किया कि दो लोग उसकी तरफ कत्ल के भाव के साथ देख रहे हैं। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो पाया कि सामने दो जाने पहचाने चेहरे खड़े थे। एक था राजकुमार पारस और दूसरा था उसका बेटा। राजकुमार जयंत, पिताजी, क्या हम सच में इस आकर्ष को ऐसे ही माया साम्राज्य चले जाने देंगे? जयंत ने नाखुश होते हुए अपने पिता से सवाल किया। चिंता मत करो, ये माया साम्राज्य कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। इसने मुझसे दुश्मनी की है। इसका परिणाम तो इसे किसी भी कीमत पर भुगतना ही होगा। राजकुमार पारस ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपने इसको खत्म करवाने के लिए पूरी योजना बना ली है? राजकुमार जयंत की आंखें खुशी से चमक उठीं। जो नाराजगी थोड़ी देर पहले तक उसके चेहरे पर थी, वह अब भी पूरी तरह से मिट गई थी। राजकुमार पारस ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर अपने निवास स्थान की तरफ चल पड़ा। इस समय राजा के महल के ठीक बाहर एक विशाल गाड़ी के भीतर 5 लोग बैठे थे। दरअसल जब गाड़ी आई थी तब इसमें सिर्फ 3 लोग थे, आकर्ष, सूर्यकेतु और विभाग प्रमुख भास्कर। लेकिन वापस लौटते समय इसमें 2 और मेहमान शामिल हो गए थे, उरूमी और कर्ण कर्ण। इतनी जल्दी तुम्हारे ऊर्जा स्तर का इतना आगे आ जाना स्पष्ट कर रहा है कि तुम्हारी किस्मत ने इन सालों में तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ दिया है। कल्पी राज्य से जाने के बाद आखिर तुम चले कहाँ गए थे? पिछले कुछ सालों में तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है? मुझे इसके बारे में जानना है। आकर्ष ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर से, पूर्ण ने भी वापस आंतरिक अर्ज के द्वारा संदेश भेजकर जवाब दिया। उस दिन तक्षशिला विद्यालय निकलने के बाद मैं अपने माता पिता के साथ हमारा घर छोड़कर कल्पी राज्य से बाहर गया और बाकी दूसरे राज्यों में घूमने लगा। मुंह अपनी ताकत में वृद्धि करनी थी, इसलिए मैं पूरे अवंती साम्य में यहां वहां भटक रहा था। इसी दौरान में मुलाकात एक ऐसे इंसान की जो बहुत ही ज्यादा रहस्यम था। उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखते हुए मुझे अपना शिष्य बना लिया। उन्हीं की बदौलत मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। जब कर्ण इस बारे में बात कर रहा था तो उसकी आंखों में सम्मान का भाव साफ देखा जा सकता था। स्पष्ट था कि वह अपने मास्टर का अत्यधिक सम्मान करता था। तुम्हारे मास्टर, यह जवाब सुनकर आकर्ष एक पल के लिए चौंक पड़ा। जहां तक उसका सोचना था तो कर्ण का मास्टर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था। तो क्या इसका मतलब यह था कि त्रिपुर गुरुकुल में कोई शक्तिशाली योद्धा भी था जिसके बारे में अभी तक आकर्ष को जानकारी नहीं थी? हाँ, मेरे मास्टर आकर्ष के चेहरे के भाव गंभीर देखकर ने अपने जवाब को दोहराया। क्या तुम्हारे मास्टर त्रिपुर गुरुकुल से हैं? आकर्ष ने एक गंभीर स्वर में पूछा। इस बार उसकी आवाज हमेशा से थोड़ी अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह शब्द पूछने में उसे बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जहां तक आकर्ष का सोचना था तो अगर कर्ण के मास्टर त्रिपुर गुरुकुल से हुए तो उसके लिए बदला लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भले ही त्रिपुर गुरुकुल उसका दुश्मन था, लेकिन कर्ण के मास्टर पर वह हथियार कैसे उठा सकता था? कोई भी शिष्य अपने मास्टर के दुश्मन को कैसे माफ कर सकता था? इसे तो कर्ण और आकर्ष दोनों बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे। त्रिपुर गुरुकुल नहीं, मेरे मास्टर का इस गुरुकुल से कोई भी संबंध नहीं है। मेरे मास्टर तो क्या, रजत के मास्टर का भी इस गुरुकुल से कोई भी संबंध नहीं है। कर्ण ने जवाब दिया। 1 मिनट, क्या इसका मतलब यह हुआ कि कर्ण और रजत दोनों एक ही मास्टर के शिष्य नहीं हों? दोनों के मास्टर अलग अलग हैं। जवाब सुनकर आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से पूछा, लेकिन साथ में वह थोड़ा खुश भी था, क्योंकि इसका मतलब यह था कि अब वह और कर्ण कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने वाले थे। अगर सच में वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते तो आकर्ष के लिए फैसला कर पाना मुश्किल हो जाता कि वह कर्ण से कैसे लड़े। क्या तुम्हें अपने मास्टर की पहचान के बाद में कुछ पता है? कुछ ऐसा जिससे तुम 100% निश्चित हो कि तुम्हारे मास्टर का इस गुरुकुल से कोई भी संबंध नहीं है? आकर्ष ने दोबारा से पूछा। मेरे मास्टर त्रिपुर गुरुकुल जैसे गुरुकुल के साथ कभी भी खड़े नहीं होंगे। दोनों की ताकत में दिन रात का अंतर है। इसके अलावा उन्होंने खुद एक बार मुझसे कहा था कि वह किसी बहुत ही दूर जगह से आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वह इस साम्राज्य में आए हुए थे तब उनके साथ उनका एक बड़ा भाई भी था। दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दोनों के मास्टर एक थे, इसलिए एक प्रकार से दोनों भाई जैसे थे। दोनों के बीच हमेशा इस बात की होड़ मची रहती थी कि दोनों में बेहतर कौन है। मेरे मास्टर के ये बड़े भाई ही रजत के मास्टर हैं। कर्ण ने एक एक करके सारी बातें बताई।
कर्ण को अपने मास्टर और रजत के मास्टर की पहचान के बारे में ज्यादा गहराई से पता नहीं था। उसे तो यह भी पता नहीं था कि उसके मास्टर और रजत के मास्टर की वास्तविक शक्ति कितनी है। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके मास्टर और रजत के मास्टर दोनों इस समय यहां पर घूमने आए हुए हैं। दोनों बस एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, या फिर दोनों के बीच में दुश्मनी भी है। आकर्ष ने जिज्ञासावश पूछा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कर्ण ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। शुरुआत से ही तुम्हारे और रजत के बीच में विरोधाभास था। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते नहीं हो, तो इसकी संभावना तो ना के बराबर है कि किसी कारण से तुम दोनों के बीच में दुश्मनी हुई होगी। इसे में सिर्फ एक ही संभावना बचती है कि तुम दोनों के मास्टर एक दूसरे के पुराने दुश्मन रहे होंगे, जिस वजह से वह दुश्मनी तुम दोनों के बीच में भी स्थापित हो चुकी है। आकर्ष ने कहा, तुम्हारा अनुमान सही है। दोनों के बीच के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। दरअसल मेरे मास्टर और रजत के मास्टर दोनों एक दूसरे के काफी पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं। दोनों के बीच में कई बार मुकाबला हो चुका है और हर बार मेरे ही मास्टर ने उस मुकाबले को जीता है। वैसे तो कोई भी सामान्य योद्धा इतनी बार हारने के बाद अपनी हार स्वीकार कर लेता, लेकिन रजत के मास्टर उस प्रवृत्ति के नहीं थे। जीतने की प्रबल इच्छा उन पर इस प्रकार सवार हो चुकी थी कि वह किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार थे। उनका यह आपसी द्वंद्व काफी समय तक चलता रहा। इस बीच मेरे मास्टर ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। जब रजत के मास्टर को इस बारे में पता चला, तो वह भी अपने लिए एक उचित शिष्य ढूंढने लगे, और इस दौरान उनकी मुलाकात इस साम्राज्य के 5 प्रतिभाशाली योओ में से एक रजत से हो गई। रजत के मास्टर जानते थे कि वह खुद तो कभी भी मेरे मास्टर को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने रजत को अपने शिष्य के रूप में चुना और उस पर बड़ी मात्रा में संसाधन लुटाने लगे, ताकि एक दिन रजत मुझसे शक्तिशाली हो और मुझे हराकर उनका प्रतिशोध ले सके। उनकी जीत की प्रबल इच्छा ने ही रजत को इतना फायदा पहुंचाया, और वह इतने कम समय में ऊर्जा स्तर में इतना आगे आ पाया। कर्ण ने विस्तार से सारी कहानी बताई। लगता है कि कर्ण का मास्टर कोई साधारण इंसान नहीं है। जिस प्रकार से कर्ण का ऊर्जा स्तर इतना आगे बढ़ा है, उसके साथ पूरी संभावना है कि उनके पास प्राकृतिक स्रोतों का पूरा भंडार है। पूरी कहानी सुनने के बाद आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा, इतना बड़ा भंडारण माया साम्राज्य के किसी शक्तिशाली योद्धा के पास भी नहीं हो सकता था। यहां तक कि माया साम्राज्य का शाही परिवार भी इस प्रकार का भंडारण नहीं रख सकता था। तो ऐसे में सिर्फ एक ही संभावना बच रही थी कि रजत के मास्टर और कर्ण के मास्टर दोनों विदेशी क्षेत्र से संबंध रखते थे। सिर्फ वहां के लोग ही ऐसे थे जिनके पास इतने बड़े प्राकृतिक स्रोतों के भंडार हो सकते थे। आकर्ष, काफी समय हो गया है, मैं कल्पी राज्य नहीं लौटा हूं क्या? अंगद, राघव और विश्वजीत ठीक है? कर्ण ने अपने अतीत को याद करते हुए आकर्ष से पूछा। इस बार उसने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश नहीं भेजा था, बल्कि बोलकर सवाल किया था, इसलिए बाकी लोग भी उसकी बात सुन पा रहे थे। वो सब ठीक है 2 साल पहले मैं कल्पी राज्य गया था। उस समय वहां का वातावरण काफी शांत था। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुनकर अच्छा लगा। वैसे कितनी अजीब बात है ना, 6 से 7 साल बीत गए हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे यह सब कल की ही बात हो। समय वाकई बहुत जल्दी गुजरता है। कर्ण ने उस समय को याद करते हुए कहा, जब वह खुद कल्पी राज्य में रहा करता था। सही कहा। मेरे लिए भी विश्वास कर पाना काफी मुश्किल है कि 6 से 7 साल का समय इतनी जल्दी गुजर गया है। आकर्ष ने भी अपने पुराने समय को याद करते हुए कहा, तुम दोनों अभी बहुत जवान हो, फिर भी समय और परिस्थितियों के बारे में ऐसे अफसोस कर रहे हो जैसे काफी बूढ़े हो चुके हों। अगर तुम लोगों के ऐसे ख्यालात हैं तो फिर सोचो मेरे कैसे ख्याल होंगे। विभाग प्रमुख भास्कर ने दोनों की बातें सुनने के बाद हल्का मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आकर्ष, तुम और कर्ण कैसे मिले थे? और क्या तुम दोनों के अलावा कल्पी राज्य में तुम्हारे जैसा और भी कोई योद्धा है? उरुमी ने जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा। उसकी एक आदत थी कि वह अपने से शक्तिशाली योद्धाओं को बहुत कम दुश्मन बनाता था। अब क्योंकि कर्ण उससे ज्यादा शक्तिशाली था, तो वह उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। उरुमी का सवाल सुनकर आकर्ष ने सभी को उस समय से लेकर कहानी बतानी शुरू की, जब वह दोनों पहली बार मिले थे, किस तरह शौर्य शिविर में दोनों ने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर तक्षशिला विद्यालय के शिष्य बने। वहां पर कैसे दोनों ने साथ में अपना समय बिताया, मुश्किलों का सामना किया, चौरसिया परिवार से निपटा
और फिर किस तरह आखिर में दोनों अलग भी हो गए। तो तुम कहना चाहते हो कि जब तुम और कर्ण आखिरी बार मिले थे, उस समय कर्ण तुमसे ज्यादा कमजोर था? सूर्य केतु ने एक आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। उस समय तो यह मुझसे कमजोर था, लेकिन अब आगे निकल चुका है। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतनी जल्दी ऊर्जा स्तर को इतना आगे ले आना किसी भी साधारण योद्धा के लिए संभव नहीं है। निश्चित रूप से तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ दिया होगा। वैसे कर्ण, तुमने अग्रिम स्तर के तलवार के बल को कैसे हासिल किया? उरूमी ने इस विषय में ज्यादा रुचि लेते हुए पूछा। उसे पहले लगा था कि आकर्ष और कर्ण हमेशा से ही शक्तिशाली रहे थे, लेकिन अब उनकी कहानी सुनने के बाद उसे समझ में आया था कि दोनों शुरुआत से ही शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि दोनों ने अपनी मेहनत के बल पर अपने आप को शक्तिशाली बनाया था। हालांकि इसमें उन दोनों की किस्मत ने भी उनका बहुत ज्यादा साथ दिया था, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच थी कि उनकी किस्मत ने कई बार उन्हें धोखा भी दिया था, जिस वजह से कई बार वह मरते मरते बचे थे। उनकी बातचीत में विभाग प्रमुख भास्कर ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उनकी बातों ने उन्हें भी प्रभावित किया था। वह खुद भी यह जानकर हैरान थे कि आकर्ष और कर्ण ने इतने कम समय में अपने आप को इतना क्षमतावान बना लिया है। मेरी बस किस्मत अच्छी थी और कुछ नहीं, कर्ण ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, और अपने अतीत के बारे में कुछ भी विस्तार से नहीं बताया। सूर्य केतु और उरूमी दोनों ही समझदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। सभी के कुछ रहस्य होते थे जिसके बारे में वह दूसरों को नहीं बताते थे। कर्ण, तुम अपने मास्टर के साथ इस समय भ्रमण पर हो, तो निश्चित रूप से तुमने अपने रहने का कोई प्रबंध नहीं किया होगा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मेरे साथ विभाग प्रमुख भास्कर के निवास स्थान पर रह सकते हो। आकर्ष ने कर्ण को प्रस्ताव दिया। उसकी बात सुनकर कर्ण ने एक पल के लिए तो विभाग प्रमुख भास्कर की तरफ देखा और फिर एक शांत स्वर में कहा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। बस विभाग प्रमुख अनुमति दे दे तो मैं तो रहने के लिए तैयार हूं। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? जब आकर्ष भाई ने आपको अनुमति दे दी है तो आप निश्चित रूप से मेरे निवास स्थान पर रह सकते हो, विभाग प्रमुख भास्कर ने कहा। इस प्रकार कर्ण अब अस्थायी रूप से विभाग प्रमुख भास्कर के निवास स्थान में रहने लगा, जो कि शिल्प विभाग के 5वीं मंजिल पर था। आज से पहले विभाग प्रमुख भास्कर अकेले ही उस जगह पर रहते थे, लेकिन जब से सारे दोस्त वहां पर रहने लगे थे, वह पूरा क्षेत्र खुशी और हलचल से भर गया था। अगले दिन जब आकर्ष अपने कमरे में बैठकर अभ्यास कर रहा था, ठीक उसी समय किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। आकर्ष साधना कर रहा था, इसलिए उसे दस्तक सुनाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद किसी ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा उसके पास संदेश भेजा। संदेश सुनकर आकर्ष की आंखें खुली। आवाज से उसे पता चल गया था कि किसने संदेश भेजा है। ये विभाग प्रमुख भास्कर थे। क्या हुआ इतनी सुबह तुम यहां पर? आकर्ष ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर खड़े विभाग प्रमुख भास्कर से पूछा। वरिष्ठ, आप जो सामान खोज रहे थे उसमें से एक के बारे में हमें समाचार मिला है, विभाग प्रमुख भास्कर ने एक उत्साहित स्वर में कहा। क्या? जवाब सुनकर एक पल के लिए तो आकर्ष खुद चौंक पड़ा। बहुत जल्द उसने ने अपने चेहरे के भाव ठीक किए और फिर दोबारा से विभाग प्रमुख भास्कर से पूछा, दोनों में से किसका समाचार है? पताश नहीं, पत्ते या फिर अयुद्ध पौधे की जड़ का? उसकी आवाज में इस समय उत्तेजना साफ झलक रही थी। यह दोनों ही सामग्री उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती थी। अगर एक का भी समाचार मिल जाता है तो ऐसा माना जा सकता था कि उसकी किस्मत एक बार फिर से चमक उठी है। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ हॉट कहानियां। यूट्यूब चैनल पर गुरुकुल के ठिकानों पर हमला कौन कर रहा है? मुझे विस्तार से बताओ कि वह कौन सी सामग्री है। आकर्ष ने एक उत्साहित स्वर में विभाग प्रमुख भास्कर से पूछा। वरिष्ठ, जिस प्रकार का मुझे विवरण दिया गया है उसके हिसाब से मुझे तो लगता है कि वह पताश नहीं, पत्ता होना चाहिए, विभाग प्रमुख भास्कर ने जवाब दिया। पताश पत्ता? जवाब सुनकर आकर्ष की आंखें चमक उठीं और उसने बेचैनी से भरे स्वर में पूछा, इस समय वह कहां पर है? क्या वह यहां पर लाया जा चुका है? नहीं, इस समय तक तो वह हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगा। सुनने में आया है कि राजधानी के परिवार के एल्डर को यह पौधा काली पहाड़ी की घाटी में मिला था। इसकी पत्तियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी आपने बताई थी। हमें इसकी जानकारी देने के बाद वह एल्डर फिर से उस पौधे को प्राप्त करने चला गया है, और अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो कल तक वह पौधा हमारे पास पहुंचा दिया जाएगा, विभाग प्रमुख भास्कर ने जवाब दिया। तब तो अच्छी बात है।
आकर्ष ने भी उत्साहित होकर कहा, वरिष्ठ, यह जानकारी देने के अलावा मुझे आपसे एक छोटी सी मदद भी चाहिए थी। विभाग प्रमुख भास्कर ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। इस संकोच के साथ उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण भी थी। मदद कैसी मदद? आकाश ने पूछा। दरअसल वह एल्डर चाहता है कि मैं उसके लिए एक 5वें स्तर का जादुई हथियार बनाऊं। मैंने उसके निवेदन को स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि मुझे लगा था कि उसे कोई तलवार या भाला चाहिए होगा, लेकिन उसने मांग रखी है कि उसे एक कोड़ा चाहिए। अब समस्या यह है कि मुझे कोड़ा बनाना नहीं आता। ऐसा हथियार मैंने आज से पहले कभी भी नहीं बनाया है। विभाग प्रमुख भास्कर ने जवाब दिया। एक कोड़ा ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। आकर्ष ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद वह विभाग प्रमुख भास्कर को सिखाने लगा कि किस तरह एक कोड़े का निर्माण किया जाता है। बहुत जल्द विभाग प्रमुख भास्कर ने आकर्ष की देखरेख में एक कोड़े का निर्माण कर लिया, जिसकी क्षमता 49 पर थी। हथियार का निर्माण कर लेने के बाद आकर्षक के साथ बाजार घूमने बाहर आगे गया। यह पता चलने के बाद कि पताश पत्ता मिल चुका है, अब इसका अभ्यास करने का मन नहीं कर रहा था। वह जल्द से जल्द अपनी सामग्री हासिल करना चाहता था। एक दिन का समय बहुत जल्दी बीत गया, और जिसका आकर्ष को इंतजार था उसका पताश पत्ता उस तक अगले दिन की सुबह ही पहुंचा दिया गया। यह पत्ता दिखने में पूरे हरे रंग का था, लेकिन किनारे पर इसके हल्के नीले रंग के निशान बने हुए थे, और बीच में कुछ लाल रंग की धारियां भी उभरी हुई थीं। अब क्योंकि आकर्ष के पास लक्ष्य की यादें थीं, तो उसने उस पत्ते को देखते ही पहचान लिया कि यह पताश पत्ता ही है। पताश पत्ते के मिलने के बाद वह पुनर्जनी गोली बनाने के और ज्यादा करीब पहुंच गया था। अब बस उसे आयुध पौधे की जड़ चाहिए थी, मगर समस्या यह थी कि अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। एक बार आयुध पौधे की जड़ मिल जाए, फिर मैं तुरंत पुनर्जन्म गोली का निर्माण शुरू कर दूंगा। इतना भरोसा तो है कि इस एक गोली का सेवन करने के बाद मैं एक ही झटके के मैं ऊर्जा स्तर के मामले में कर्ण से आगे निकल सकता हूं। पुनर्जन्म गोली की विशेषताओं को याद करते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा, इस एक गोली की मदद से ही लक्ष्य वह लक्ष्य बन पाया था जिससे बाकी के अनंत मंडल के योद्धा खौफ खाते थे। हर एक योद्धा अनंत मंडल में प्रवेश करने के बाद सम्राट की उपाधि हासिल करता है, और उस गोली की बदौलत लक्ष्य को पुनर्जन्म में मार्शल सम्राट की उपाधि हासिल हुई थी। उपाधि किस नाम की होगी, यह इस बात पर निर्भर करता कि उस यों की विशेषता क्या है। पुनर्जन्म गोली न सिर्फ बेशकीमती थी, बल्कि इसके औषधीय गुण भी इतने ज्यादा थे कि इसको पूरी तरह से अवशोषित करने में लक्ष्य जैसे योद्धा को भी कई साल लगे थे। मेरी वर्तमान ताकत के साथ अगर मैं इस पुनर्जन्म गोली का सेवन कर लेता हूं, तो इसकी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने में मुझे कम से कम 10 साल का समय तो लगेगा। हो सकता है इससे ज्यादा का समय भी लगे। आकर्ष ने मन ही मन सोचा। उसके मन में इस समय सिर्फ इस गोली के बारे में ही विचार आ रहे थे। पहले जब उसके पास कोई भी सामग्री नहीं थी, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब 3 में से 2 सामग्री प्राप्त हो जाने के बाद आखिरी सामग्री को लेकर उसकी उत्सुकता कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। आयुध पौधे की जड़, आयुध पौधे की जड़, आयुध पौधे की जड़। अपने मन में वह बार बार यही एक नाम दोहरा रहा था। जहां कल उसका मन बिल्कुल भी साधना में नहीं लग रहा था, वहीं आज वह अपनी साधना में और भी ज्यादा तत्परता दिखा रहा था। इसी तरह एक और दिन बीत गया, और फिर तीसरे दिन की सुबह हुई। आज रवानगी का दिन था, इसलिए आकर्ष, सूर्य, केतु और कर्ण तीनों सुबह जल्दी उठे और नहा धोकर तैयार होकर शिल्प विभाग की इमारत से बाहर निकले। उरूमी उनके साथ नहीं था, क्योंकि वह अपना कीमती समय कहीं और दे रहा था। उन तीनों से अलग होने से पहले उसने उन्हें बताया था कि बहुत जल्द वह लोग मुकाबला करने के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए वह मजे करने एक दिन पहले ही उनसे अलग हो गया था। शिल्प विभाग से निकलने के बाद तीनों घोड़ा गाड़ी में सवार हुए और सीधे शाही महल की तरफ चल पड़े। आकर्ष जैसे ही आकर्ष और उसके साथी शाही महल में प्रवेश करने वाले थे, पीछे से एक परिचित आवाज उन्हें सुनाई दी। आकर्ष ने जब मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि वहां से उरूमी आ रहा था। यह सब करना जरूरी है, तुम एक अच्छे योद्धा हो, फिर अपनी सारी ऊर्जा इन दूसरे व्यर्थ के कामों में क्यों खर्च कर रहे हो? सूर्य केतु ने उरूमी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मेरी क्षमता कितनी है। उरूमी गर्व से अपना सिर ऊंचा करके बोला, अच्छी बात है, यह तो माया साम्राज्य जाने के बाद ही पता चलेगा कि तुम किस क्षमता की बात कर रहे हो। आकर्ष ने कहा, और फिर बाकी सबके साथ शाही महल में प्रवेश किया। अंदर जाने के बाद उसकी नजर सबसे पहले
रजत पर पड़ी, जो उनके ठीक विपरीत दिशा में खड़ा था। जिस क्षण आकर्ष ने उसकी तरफ देखा था, ठीक उसी क्षण उसने भी आकर्ष और की तरफ देखा। आकर्ष और कर्ण को लेकर उसकी आंखों में शत्रुता साफ झलक रही थी। इस तकरार से इतना तो स्पष्ट हो गया था कि उनकी यह दुश्मनी इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होने वाली है। आकर्ष और कर्ण उसके जीवन भर के दुश्मन बन चुके थे। एक ने उसे 2 बार हराया था, पर सभी के सामने उसका अपमान किया था, तो वहीं दूसरे ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके मास्टर तक को अपमानित कर दिया था। पहला आकर्ष था, जो उसे रौंद कर कामयाबी की सीढ़ा चढ़ा था, तो दूसरा कर्ण था, जो अपने मास्टर के साथ मिलकर उसे और उसके मास्टर को अपमानित कर रहे थे। तुम दोनों बस सही समय का इंतजार करो। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब मैं तुम दोनों को अपने पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ूंगा। रजत ने मन ही मन कसम खाई। रजत की आंखों में अपने लिए आकर्ष ने दुश्मनी देख ली थी, लेकिन उसने उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। ना तो उसने आज से पहले रजत को गंभीरता से लिया था, और ना ही वह अब ले रहा था। वह अब उनके स्तर से आगे बढ़ चुका था। अब उसके स्तर में जितने भी दुश्मन थे, वह ऐसे लोग थे जो पूरे साम्राज्य में अपनी शक्ति स्थापित कर चुके थे। जैसे त्रिपुर गुरुकुल और राजकुमार पारस दुश्मनी, तो कर्ण ने भी रजत की आंखों में अपने लिए देखी थी, लेकिन आकर्ष की भांति उसने भी उसे कोई महत्व नहीं दिया। वश तभी 2 आकृतियां, एक के बाद एक आकर्ष और उसके साथियों के सामने आ खड़ी हुई। एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था और दूसरा मध्य अवस्था का आदमी। एक ने सामान्य कपड़े पहने थे, तो दूसरे ने रेशमी प्रणाम। उपाध्यक्ष दीक्षित आकर्ष ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बुजुर्ग अवस्था के आदमी को देखकर प्रणाम किया। वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी उपाध्यक्ष दीक्षित ही थे, जो अपार शक्ति विद्यालय का संचालन किया करते थे। उनके साथ में खड़ा मध्य अवस्था का आदमी था राजकुमार पारस, जिसके साथ आकर्ष की खुद की कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी थी। इसी वजह से उसने राजकुमार पारस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आकर को छोड़कर वहां मौजूद बाकी सभी लोगों ने राजकुमार पारस को प्रणाम किया। अब आकर्ष से इस प्रकार का रवैया राजकुमार पारस कैसे सहन कर सकता था। तुरंत उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण कुछ कहने वाला है, लेकिन फिर अचानक से उसके चेहरे पर से गुस्से का भाव पूरी तरह से गायब हो गया। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। कुछ तो गड़बड़ है इसके। जैसा इंसान इतनी आसानी से अपने गुस्से को नियंत्रित कैसे कर सकता है? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से पूछा। इस क्षण पर सबसे पहले उसके मन में यही विचार आया कि उसे जितना हो सके उतना सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर दुश्मन इतना शांत व्यवहार कर रहा है तो निश्चित रूप से उसने बहुत कुछ तैयारी की होगी, और इसकी पूरी संभावना है कि उसकी की गई तैयारी पर उसे हद से ज्यादा आत्मविश्वास है। तभी तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। बहुत अच्छे, तुम सभी समय पर आए, मुझे यह देखकर अच्छा लगा। चलो फिर यात्रा शुरू करते हैं। महाराज की तरफ से इस बार मैं और राजकुमार पारस तुम सभी के साथ चलने वाले हैं। उपाध्यक्ष दीक्षित ने अपने सामने खड़े 5 योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने सभी को चलने का इशारा किया और हवा में आ गए। शून्य के मंडल के योद्धा आसानी से हवा पर चल सकते थे, इसलिए बाकी 5 योद्धाओं को भी आसमान में आने में कोई आपत्ति नहीं हुई। 7 इंसानों का एक छोटा सा समूह अपनी तेज रफ्तार के साथ आसमान में उड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। सभी की मंजिल एक थी, माया साम्राज्य। वैसे यह पहली बार नहीं था जब आकर्ष माया साम्राज्य जा रहा था। वह आज से पहले 2 बार माया साम्राज्य में जा चुका था, लेकिन उस समय वह ठीक ढंग से साम्राज्य को देख नहीं पाया था। वह बस बाहरी क्षेत्र तक ही जा पाया था। इन लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? उन्होंने तो कहा था कि वह सही समय पर आ जाएंगे। फिर यह सब लोग कहाँ रह गए? राजकुमार पारस यहां वहां देखने लगा और मन ही मन अपने आप से पूछने लगा। कहने के लिए वह अपने साम्राज्य का नेतृत्व करते हुए माया साम्राज्य जा रहा था, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। उसका असली उद्देश्य तो सिर्फ इतना था कि कैसे भी करके इस सफर के दौरान आकर्ष को मरवा दें। राजकुमार पारस तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक कि वह आकर्ष को खत्म नहीं करवा देता। इसके लिए उसने त्रिपुर गुरुकुल के 3 प्रमुखों से भी बात कर ली थी। उनके साथ उसने एक समझौता किया था, जिसके अनुसार वह आकर्ष को लेकर माया साम्राज्य की ओर रवाना होगा और बीच में त्रिपुर गुरुकुल के शिष्य और बाकी योद्धा एकदम से हमला करके आकर्ष को रास्ते में खत्म कर देंगे। समय धीरे धीरे करके बीत रहा था।
उपाध्यक्ष दीक्षित के साथ माया साम्राज्य की ओर रवाना हुए। अब सभी योद्धाओं को 15 दिन बीत गए थे। पहले तो राजकुमार पारस धैर्य से काम ले रहा था, लेकिन अब 15 दिनों बाद भी जब उसे त्रिपुर गुरुकुल की तरफ से एक भी शिष्य देखने को नहीं मिला, तो उसे चिंता होने लगी। ये सभी लोग आखिर मर कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सभी ने मुझे भी धोखा दिया है? राजकुमार पारस ने अपने आप से पूछा। हमला करने का जो समय तय हुआ था, वह तो बहुत पहले ही निकल चुका था। अगर इस समय तक भी त्रिपुर गुरुकुल था के सदस्य रास्ता रोककर आकर्ष पर हमला नहीं करते हैं, तो राजकुमार पारस का उन पर संदेह करना तो स्वाभाविक था। माया साम्राज्य में फिर से लौट आया। आकर्ष ने साने की ओर देखते हुए मन ही मन अपने आप से कहा। दूर से वह माया साम्राज्य की सीमा देख पा रहा था, जिसको देखने के बाद उसे कुछ पुरानी यादें भी याद आने लगी। कुछ सालों पहले वह माया साम्राज्य आया था और यहाँ पर कुछ समय तक रहा भी था। जहां एक तरफ आकर्ष और उसके साथी माया साम्राज्य की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर त्रिपुर गुरुकुल के कुछ ठिकानों पर पिछले कुछ समय से एक शक्तिशाली आसुरी पक्षी के द्वारा बार बार हमला किया जा रहा था, जिससे बहुत से ठिकाठने नष्ट हो गए थे। एक समय था जब यहाँ पर रहने वाले लोग इन ठिकानों को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मानते थे, लेकिन अब यहाँ मात्र खंडहर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। बहुत से योद्धाओं के मृत शरीर वहां पर पड़े थे। भागो भागो, वह आसुरी पक्षी फिर से आ गया है। अचानक से त्रिपुर गुरुकुल के एक शिष्य ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वह इस समय आसमान की ओर इशारा कर रहा था, जहां पर एक छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे करके वह बिंदु बड़ा होने लगा, और जैसे ही उसने एक आकार लिया, तो सभी को एक विशालकाय पक्षी नजर आने लगा। हमेशा की भांति इस पक्षी ने सामने प्रकट होते ही वहां पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। जब उसने अपने विशालकाय पंख खोले, तो उसका शरीर इतना बड़ा हो गया कि आसपास के काफी बड़े इलाके को ढकने लगा। यह पक्षी जोर जोर से शोर कर रहा था, और जहां मौका मिल रहा था वहीं तबाही मचा रहा था। अपने पंखों से इमारत को तोड़ने के साथ साथ वह अपनी चोंच से बहुत से शिष्यों को घायल भी कर रहा था। अपने पंजों से उसने बहुत से शिष्यों की गर्दन उड़ा दी थी। कुछ को तो वह आसमान में लेकर चला गया और फिर वहां से स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। अगर एक वाक्य में कहना हो, तो यह पक्षी सभी शिष्यों को बहुत ही दर्दनाक मौत दे रहा था। देखते ही देखते उसने 100 से ज्यादा शिष्यों को जान से मार डाला। भागो भागो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ। जो शिष्य जिंदा बच गए थे, वह अपनी जान की भीख मांगते हुए यहां वहां भाग रहे थे। दर्द से भरी उनकी चीखें आसपास के वातावरण में ऐसे गूंज रही थी जैसे वह कोई नर्क का हिस्सा हो। इतना प्रताड़ित करने के बाद भी उस आसुरी पक्षी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उल्टा वह और भी ज्यादा तबाही मचाने लगा। पापी पक्षी, आज तुझे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। अचानक से आसमान में कुछ योद्धाओं की आवाज गूंजी। एक के बाद एक कई योद्धा, जो सभी शून्य के मंडल के योद्धा थे, एक साथ उस आसुरी पक्षी को खत्म करने उसकी तरफ बढ़े। जैसे ही उन लोगों की नजर घाटी में पड़े, अपने साथियों के मृत शरीरों पर पड़ी, तो उनका चेहरा डर के मारे पूरा पीला पड़ गया। इतनी तबाही और इतना नुकसान आज तक उनके गुरुकुल का किसी ने भी नहीं किया था। इधर जब उस आसुरी पक्षी ने देखा कि उसे चुनौती देने के लिए कुछ और योद्धा आ गए हैं, तो उसने एक बार फिर आसमान में एक लंबी उड़ान भरी और तेजी से उनके इर्द गिर्द मंडराने लगा, जैसे शिकार करने की तैयारी कर रहा हो। अपने पंखों को जोर से फड़फड़ा हुए उसने तेजी से कुछ शिष्यों पर प्रहार किया और मौत के घाट उतार दिया। रोको उसे ठीक। इसी समय पर एक गुस्से से भरी गर्जना पूरे आसमान में सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में वहां पर कुछ और योद्धा आ गए। उन्हें देखकर बाकी योद्धाओं का हौसला भी बढ़ गया, और फिर सभी इकट्ठा होकर एक साथ उस आसुरी पक्षी पर प्रहार करने उसकी तरफ बढ़े। इस बार उस आसुरी पक्षी ने भी प्रहार नहीं किया और अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए कुछ देर में क्षितिज में गायब हो गया। धत तेरी की इस आसुरी पक्षी को आखिर चाहिए क्या? पिछले कुछ महीनों से यह बार बार आकर हमारे गुरुकुल में तबाही मचा रहा है। क्या किसी को भी पता नहीं है कि इसका हमारे साथ क्या संबंध है? एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गुस्से से भरी आवाज में पूछा। उन लोगों ने उस आसुरी पक्षी का पीछा नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह उसका पीछा करेंगे तो भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। उस आसुरी पक्षी की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी। आधे घंटे बाद इस पक्षी के पास हवा की शक्ति है, वह भी छठे स्तर की हवा की शक्ति,
इसके साथ इसे पकड़ना असंभव है। छठे स्तर की शक्ति का मतलब है कि इसके खुद के पास कम से कम अथर्व मंडल के चौथे, पांचवें या छठे स्तर का ऊर्जा कोश होगा। इसको पकड़ने के लिए हमारे पास कम से कम आठवें स्तर की हवा की शक्ति चाहिए, क्योंकि यह एक पक्षी है और इसे अच्छी तरीके से पता है कि हवा में कैसे उड़ना है। त्रिगुरुकुल के आसमान में खड़े एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा। वह इस समय अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ और भी लोग खड़े थे, जिनमें सबसे मुख्य दो और बुजुर्ग अवस्था के आदमी थे। रफ्तार के मामले में अगर इसको टक्कर देना है तो हमें इससे और ज्यादा तेज होना होगा। अगर शक्ति हासिल नहीं कर सकते तो कम से कम अथर्व मंडल के सातवें स्तर में प्रवेश करना होगा। केवल तभी ही इस पक्षी को रोका जा सकता है, अन्यथा यह इसी तरह से तबाही मचाता रहेगा। दूसरे बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा, फिलहाल के लिए तो सबसे बेहतर यही है कि हम अपने गुरुकुल के शिष्यों की रक्षा करें। इस पक्षी से बाद में भी निपटा जा सकता है। पहले शिष्यों की सुरक्षा पर ध्यान दो, क्योंकि यही हमारे गुरुकुल का भविष्य है। इस पक्षी को पीछा करके पकड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा कि यह खुद आकर हमारे जाल में फंसे। तीसरे बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा। हालांकि यह सब कहते हुए वह काफी दुखी था, लेकिन उसके पास इसका कोई उपाय भी नहीं था। यह तीनों लोग कोई और नहीं, बल्कि त्रिपुर गुरुकुल के 3 प्रमुख थे, जो एक समय पर अपने अपने गुरुकुल चलाया करते थे। इस पक्षी को हमें तभी ही खत्म कर देना चाहिए था जब हमने सप्तशौरी गुरुकुल को नष्ट किया था। उस दिन हमने इसे जिंदा छोड़ा, इसलिए आज हमें यह परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। एक समय पर आसुरी कमला गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख रहे। नागेश ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। जिसको निशाना बनाकर वह यह सब कह रहे थे, वह आसुरी पक्षी कोई और नहीं, बल्कि सप्तशौरी गुरुकुल के वफादार एल्डर पानी थे, जो पिछले कुछ महीनों से त्रिपुर गुरुकुल के कई ठिकानों पर तबाही मचा चुके थे और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर चुके थे। यह तो उन्हें भी पता था कि वह सीधा इस गुरुकुल का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह छुप छुप कर छोटे छोटे ठिकानों पर प्रहार कर रहे थे। आगे जानने के लिए देखते रहिए। अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ हॉट कहानी एंड क्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।